अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैसले से पहले के साथ मैं हूं आयशा नाज और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सियासत के उतार चढ़ाव, पार्टी पोजीशंस, 1988 से 2008 तक के इंतखाबात के नताइज, अवाम के बदलते रुझानात और जिला की आबादी, नए रजिस्टर्ड वोटर्स और बेशुमार दिलचस्प मालूमात के साथ। आयशा, आज हम खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला का जायजा लेंगे और देखेंगे कि इन अजला में किन किन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और वहां पर लोगों को क्या सहूलियात मैसर हैं। बिल्कुल आयशा, आज हमारा पहला जिला है करक। तो पहले जिला करक के बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। जिला करक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से 123 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े एक इंतहाई पुरकशिश मुकाम है। करक जिला कोहाट से 1 जुलाई 1982 को अलग होकर जिले की हैसियत से सामने आया। जिले का कुल रकबा 3372 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर पर 159 अफराद आबाद हैं। ये करक, बांडा दाऊद शाह और तख्त नुसरती पर मुश्तमिल है। जिले की सरहदें बन्नू, कोहाट और सूबा पंजाब से मिलती हैं। इस जिले की तकरीबन तमाम आबादी खटक कौम पर मुश्तमिल है। जिले में अली कुली खान फैमिली, अयूब खटक फैमिली का काफी असर रसूख है। यहाँ की अहम सियासी शख्सियात में मोहम्मद अयूब खटक, शमसुर रहमान खटक, मौलाना शब्बीर अहमद, अफरासियाब खटक, यूसुफ खटक शामिल हैं। ये इलाका तेल, गैस, धात और नमक के जखीरों से माला माल होने की बिना पर पाकिस्तान की मईशत में अपनी एक खास अहमियत रखता है। अलबत्ता यहाँ मौजूद नमक की कानों की वजह से इलाके की ज़राअत को भी नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचा है। इस जिले का बड़ा मसला पानी है, जो न सिर्फ आबपाशी बल्कि पीने के लिए भी नाकाफी है। यहाँ के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जबकि निकासी आब का निज़ाम भी इंतहाई नाकिस है। यहाँ की जमीन सख्त, बंजर और लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की अफरादी कुव्वत सख्त मेहनत की सिफात से आरास्ता है। तेल और गैस का जखीरा रखने वाला इलाका बजाते खुद बिजली और गैस जैसी सहूलतों से महरूम है। रिपोर्ट आपने देखी। अब बात कर लेते हैं इस जिले के माजी के इलेक्शंस के नताइज की। तो 1988 के इलेक्शन में जिला करक से कौमी असेंबली का एक ही हलका था। यहाँ से JUI के उम्मीदवार मौलाना शहीद अहमद ने 36,400 वोट हासिल किए और उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद असलम खान खटक ने 19,800 वोट हासिल किए। उनका ताल्लुक IJI से था। 1990 में IJI के उम्मीदवार मोहम्मद असलम खान खटक ने आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा और IJI के मौलाना शहीद अहमद को शिकस्त दी। 1993 में फिर यही दोनों उम्मीदवार मैदान में नजर आते हैं, लेकिन इस बार मौलाना शहीद अहमद ने मुत्तहिदा दीनी महाज की जानिब से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए, जबकि मोहम्मद असलम खान खटक ने PMLN की जानिब से इलेक्शन लड़ा और उनको तकरीबन 5000 वोटों से शिकस्त हुई। 1997 में शमसुर रहमान खटक ने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ते हुए तकरीबन 23,000 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर मोहम्मद असलम खान खटक रहे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा और तकरीबन 15,600 वोट हासिल किए। अगर इन 4 इलेक्शन के टर्नआउट पर नजर डालें तो 1988 में यहाँ सिर्फ 32% लोगों ने हुकूमत की तश्कील में हिस्सा लिया, जबकि 68% ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। अलबत्ता 1990 में जिला की आवाम ने कुछ ज्यादा शिरकत की और 34% लोगों ने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि 66% ने इस पर से किनारा कशी की। 1993 में भी यही सूरत हाल रही और तकरीबन 35% लोग हुकूमत की तश्कील में अपना हिस्सा डालने आए, जबकि इस मरतबा 65.45% ने इस फरीजे को अहमियत नहीं दी। 1997 में सिर्फ 31.22% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाले, जबकि 68.78% अहल वोटर्स ने वोट नहीं डाला। जी आयशा, यानी इन इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत में तकरीबन 35% वोटर्स ने अपना जिम्मेदाराना किरदार निभाया, जबकि बाकी 65% ने खामोश रहकर बड़े अहम फर्ज को छोड़ दिया। कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2002 के इलेक्शन की। 2002 की नई हल्का बंदियों के नतीजे में करक का कौमी असेंबली का हल्का NA 10 से NA 15 हो गया और इस साल यहाँ से मौलाना अब्दुल अजीज ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मसूद शरीफ खटक को शिकस्त दी। जिला करक में 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं। 2002 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। 2002 के इलेक्शन में कुछ मजीद रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना किरदार निभाया। इस साल 37% वोटर्स मैदान में आए, लेकिन अगर 63% में से मजीद कुछ लोग आगे बढ़ते और अपना फर्ज अदा करते तो ज्यादा मुंतखब अफराद की राय से जिले का नुमाइंदा असेंबली में पहुंचता। बिल्कुल आयशा, 2008 के इलेक्शन में मुत्तहिदा मजलिस अमल के मुफ्ती अजमल खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शमसुर रहमान खटक को तकरीबन 6000 के वोटों से शिकस्त दी। 2008 के सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर एक उम्मीदवार मुत्तहिदा मजलिस अमल का और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ।
2008 में भी टर्न आउट की शरह बढ़ी और इस साल तकरीबन 39% वोटर्स हुकूमत की तश्कील में अपनी जिम्मेदारी अदा करने आए। अगर आइंदा आने वाले इलेक्शन का जायजा लें तो जिला करक में 2008 में इस हल्के की आबादी तकरीबन 3,15,000 पर मुश्तमिल थी, जो 1998 की मर्दमशुमारी के हिसाब से 2013 में बढ़कर तकरीबन 4,59,000 हो जाएगी। यहाँ 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 2.25 लाख थी, जो 2013 में बढ़कर 3 लाख से जायद हो गई। 2008 में मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,55,000 थी, जो बढ़कर 1,73,000 हो गई है। खवातीन वोटर्स की तादाद 2008 में 1,36,800 थी, जो कि 2013 में कम होके 1,33,000 हो गई है। जिला करक में शम्सुर रहमान खटक के खानदान का काफी असर रसूख है। उनके दादा हकीम खान 1961 में यूनियन काउंसिल करक के चेयरमैन रहे। आपके वालिद हमीदुल्लाह खटक 2005 से 2008 तक तहसील नाजिम करक रहे। जी आयशा, 2008 में NA 15 से मुत्तहिदा मजलिस अमल के मुफ्ती अजमल खान कामयाब हुए। 1 अगस्त 2008 में उनके कुल असासजात 10,10,000 के थे और अगस्त 2011 के गोशवारों में उनके असासजात महज 5,50,000 के थे। 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के इस जिला में सिर्फ 6 सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। यहाँ बुनियादी सेहत के मराकज 19 और रूरल हेल्थ सेंटर सिर्फ 9 हैं। जिला करक में 4.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 374 बिस्तर हैं, यानी कि 1604 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में कुल डॉक्टर्स की तादाद सिर्फ 55 है और मजीद ये कि सिर्फ 4 खवातीन डॉक्टर्स हैं, यानी कि 1900 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। आयशा, सेहत की सहूलियात के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन जिले में तालीम की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ तकरीबन 950 स्कूल, 6 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हम ये तय करें कि जिला करक की 30% आबादी स्कूल जाने वाली है तो यहाँ 143 बच्चों के लिए एक स्कूल, जबकि एक उस्ताद तकरीबन 31 बच्चों को पढ़ाते हैं। आयशा, बिल्कुल जिला करक तेल, गैस, यूरेनियम, जिप्सम और नमक जैसी मादनियात का जखीरा रखता है, फिर भी वहाँ की आबादी की अक्सरियत बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तो सूरत हाल पर बात कर लेते हैं तज्जिया का जनाब सैयद शकील अहमद साहब से। शकील अहमद साहब, हमने देखा है कि जिला करक में कुदरती वसाइल होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? जहाँ तक आप करक की बात करते हैं, करक इस वक्त तालीमी लिहाज से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पहले नंबर पर है। लेकिन असल बात यह है कि जब मसाइल हल नहीं होते हैं तो एक मायूसी बहुत फैल जाती है। आप देख रहे होंगे कि नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर ख़वातीन में मायूसी बहुत ही ज़्यादा ओद कर आई है, और जब मायूसी हो तो लोग दिलचस्पी नहीं लेते, उसमें हिस्सा नहीं लेते, अपना किरदार अदा नहीं करते हैं। तो यही एक सबब जो है करके में बना है। अच्छा शकील अहमद साहब, हमने देखा है कि ज़िले में ख़वातीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, इसकी क्या वजह है? ये हमारी बदकिस्मती है कि जो दीनी क़ुव्वतें हैं उन्होंने हमेशा ख़वातीन की पोलिंग को नज़रअंदाज किया है, उसको डिस्करेज किया है। तो शायद उसके भी कुछ थोड़े बहुत असरात रोनुमा हुए हों या नुमाया हुए हों। इस वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि इस मरतबा वोटर्स की तादाद जो है वो करक में पहले की बनिस्बत कम हो गई। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम दोनों आपको बताएंगी खूबसूरत नज़ारों के जिले की महरूम अवाम के बारे में। जिला हंगू के गुज़श्ता 6 इंतखाबात के नताइज, वहां की तरक्की की रफ्तार, और अवाम को दी जाने वाली सहूलियत। जिला करक के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिला हंगू की। तो पहले इस जिले के बारे में रिपोर्ट देखते हैं। हंगू सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है। इसका कुल रकबा 1097 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर पर 356 अफराद आबाद हैं। पहले हंगू जिला कोहाट की एक तहसील थी, जो कि बरे सगीर की तारीख में एक बेमिसाल तहसील समझी जाती थी। 30 जून 1996 को इस तहसील ने कोहाट से अलहदा जिले की हैसियत अख्तियार कर ली थी। हंगू पश्तो लफ्ज हंगली से बना है। जिला हंगू से वाबस्ता चंद अहम सियासी शख्सियात में मोहतरम पीर हैदर अली शाह, अतीकुर रहमान और सेनेटर अब्दुल नबी बंगश शामिल हैं। ये जिला खूबसूरत मनाजिर, मादनी दौलत और जंगलात से माला माल है। इसकी अफरादी कुव्वत, हुनरमंदी, जफाकशी
اور دفاعی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس ضلع کے زیادہ تر افراد اندرون ملک اور خلیج ممالک میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو کہ ملک کے لیے بڑا زر مبادلہ بھی کما رہے ہیں۔ ضلع ہنگو کی سرحدیں ایک طرف ضلع کوہاٹ سے اور دوسری طرف اورکزئی اور کورم ایجنسی سے ملتی ہیں۔ قبائلی و بندوبستی روایات کی آمیزش سے یہ لوگ تہذیب یافتہ اور مہذب ہیں۔ یہاں زیادہ تر بنکش قبائل آباد ہیں۔ ہنگو کی اہم معاشی پیداوار گندم، میوہ جات، جوار اور سرسوں ہے۔ ہنگو جیسے خوبصورت علاقے میں بھی امن و امان کی صورتحال وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ ہنگو کی قومی اسمبلی میں ایک نشست جبکہ صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں مخصوص ہیں۔ ہنگو میں عوام کو پینے کے لیے چشموں کا صاف پانی تو میسر ہے مگر بجلی کی سہولت پوری طرح میسر نہیں۔ عائشہ، ہنگو کو ضلع کا درجہ 2002 میں ملے، لہٰذا ہمیں ضلع کے انتخابات کا جائزہ بھی 2002 سے ہی کریں گے۔ ضلع ہنگو میں 2002 کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے اخندزادہ محمد صادق نے عوامی نیشنل پارٹی کے حسن احمد خان کو 20,000 ووٹوں سے شکست دی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 2 میں سے 1 نشست متحدہ مجلس عمل اور 1 پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی۔ 2008 کے انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر علی شاہ نے واضح فرق سے متحدہ مجلس عمل کے مولانا میاں حسین جلالی کو شکست دی۔ صوبائی اسمبلی کی 1 نشست متحدہ مجلس عمل جیتنے میں کامیاب رہی، جبکہ دوسری نشست سے پیپلز پارٹی شیرپا گروپ کا امیدوار صوبائی اسمبلی میں پہنچا۔ اگر ضلع ہنگو کے ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو 2002 میں تقریباً 28% ووٹرز نے الیکشن میں اپنی ذمہ داری ادا کی، جبکہ 72% نے الیکشن کے عمل سے منہ موڑے رکھا۔ 2008 میں ٹرن آؤٹ کی شرح میں تھوڑا سا اضافہ ہوا اور اس سال تقریباً 32% رجسٹرڈ ووٹرز نے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور 68% خاموشی رہے۔ 2008 میں ضلع کی آبادی کی بات کریں تو تقریباً 4,33,000 تھی، جو کہ 1998 کی مردم شماری کے حساب سے اب بڑھ کر 6,26,000 ہو چکی ہے۔ 2008 میں ضلع ہنگو میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی، جو کہ اب بڑھ کر 2 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2008 میں تقریباً 1 لاکھ تھی، جو کہ اب بڑھ کر تقریباً 1.25 لاکھ ہو چکی ہے۔ خواتین ووٹرز کی 2008 میں تعداد تقریباً 82,000 تھی، جس میں صرف 1,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر علی شاہ کامیاب امیدوار تھے۔ 2008 میں ان کے 4.5 کروڑ کے اثاثہ جات تھے۔ اگست 2011 میں ان کے اثاثہ جات 5.5 کروڑ سے زائد ہو گئے۔ اس طرح ان کے اثاثہ جات میں 1 کروڑ 15 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ عائشہ، اس ضلع میں تقریباً 6.25 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں مقامی آبادی کے علاوہ افغان مہاجرین بھی شامل ہیں۔ اتنی آبادی کے لیے صرف 3 اسپتال موجود ہیں، جبکہ بنیادی صحت کے مراکز کی بات کریں تو وہ 13 ہیں۔ سول ڈسپینسریاں 9 اور 1 رورل ہیلتھ سینٹر ہے۔ ضلع ہنگو میں سرکاری اسپتالوں میں کل 90 بستر ہیں، یعنی تقریباً 6,500 افراد کے لیے صرف 1 بستر۔ ضلع میں 28 ڈاکٹرز کی جگہ موجود ہے، لیکن صرف 15 ڈاکٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں، یعنی تقریباً 40,000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر۔ اس سے ضلع کی صحت کی سہولیات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ضلع ہنگو کی تعلیم کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ضلع کی 6 لاکھ کی آبادی کے لیے تقریباً 650 اسکولز ہیں، جبکہ 2 کالجز لڑکوں کے لیے اور 1 ڈگری کالج لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ضلع میں کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ کل آبادی کا 30% اسکول جانے والے بچوں پر مشتمل ہے تو 500 سے زائد بچوں کے لیے صرف 1 اسکول ہے، جبکہ 99 بچوں کو پڑھانے کے لیے 1 استاد۔ عائشہ، ہم ضلع ہنگو کی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب، گزشتہ 2 الیکشن سے ضلع ہنگو کی عوام اپنے نمائندے قومی اسمبلی میں بھیج رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعور کے اس دور میں کیا عوام اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ خود کریں گے؟ عوام تو فیصلہ ہمیشہ اپنے شعور کے مطابق کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ شعور پر اثر انداز کون کون سی قوتیں ہو جاتی ہیں، اور وہی قوتوں کے اثرات جو ہیں وہ انتخابات میں نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہے، اسی کے مطابق نتائج بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں: election@duniatv.tv۔ اللہ حافظ۔ نواز شریف کے پرانے حلقے کے بارے میں سردار مہتاب احمد خان کی کامیابی کی ہیٹ ٹرک، ایوب فیملی کا سیاسی راج اور 2 مرتبہ وزیر اعظم کو چننے والا ضلع کس حال میں ہے؟